नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे एसआईआर पर हो रही तकरार को लेकर। उत्तराखंड में 8 जून से शुरू होने जा रहे एसआईआर यानी गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रक्रिया ने चुनावी सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। सत्ता पक्ष कह रही है कि ये मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और मजबूत बनाने की कवायद है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि इसके जरिए वोटर लिस्ट के साथ राजनीतिक प्रयोग की जमीन तैयार की जा रही है और वर्ग विशेष के नाम छांटने की तैयारी हो रही है। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर चुनाव से पहले सियासी गणित साधने की एक रणनीति? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी अब बूथ स्तर तक पहुंच चुकी है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के तहत 19 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का ऐलान किया है, जिसके तहत उत्तराखंड में 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और जानकारी जुटाएंगे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश में 11,733 पोलिंग बूथों के लिए 21,000 से ज्यादा बीएलए भी तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होने की तारीख नजदीक आई है, सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष इस कवायद की आड़ में अपने वोट बढ़ाने और विपक्षी मतदाताओं के नाम कटवाने की जमीन तैयार कर रहा है। देखिए, एसआईआर और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ झाला है, घालमेल है, क्योंकि एक एक करके सारे मुद्दे उससे छिन चुके हैं। पहले राम मंदिर पर चुनाव लड़ा करती थी, हिंदू मुसलमान देश के अंदर किया करती थी, ध्रुवीकरण किया करती थी, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया करती थी। अब वो सारे मुद्दे उसके हाथ से निकल गए। राम मंदिर तो निर्माण हो चुका है, सेना के शौर्य और पराक्रम पर वो चुनाव लड़ा करती थी। विकास पर तो भाजपा ने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। उसके पास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन इत्यादि इशू पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए अब प्रदेश दर प्रदेश वो एसआईआर कर रही है और लाखों लाख मतदाताओं को उसके मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से वंचित कर रही है। पश्चिम बंगाल में 92 लाख वोटर्स काट दिए गए। सुनने में आया है उत्तराखंड में 12 से 13 लाख वोटर्स को छटनी करने का इरादा इनका है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहा है, तो सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा है कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। बीजेपी का कहना है कि लंबे समय से फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और बाहरी लोगों के नाम सूची में होने की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में मतदाता सूची को शुद्ध करना जरूरी है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि जो अपात्र है, जिन्होंने घुसपैठ की है, जो संदिग्ध अवस्था में रहते हैं, उन लोगों के भी नाम है। ऐसे में एसआईआर अभियान से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, जिससे एक बेहतर सूची निकलकर सामने आएगी। नहीं, देखिए, उसके लिए सभी तैयारियां हो गई है। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और वो पूरी सही तरीके से हो और पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आए, और जो अपात्र हैं या जिन्होंने घुसपैठ की है, जिन्होंने संदिग्ध अवस्था में रहते हैं या जिनका लेना देना नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोगों के नाम भी उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, एक अच्छा फिगर निकल के आए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल आम मतदाता का है। क्या एसआईआर पूरी तरह निष्पक्ष होगी? क्या किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं होगा? और क्या ये प्रक्रिया चुनावी समीकरण बदल सकती है? फिलहाल उत्तराखंड में एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। अब नजर 15 सितंबर पर रहेगी, जब साफ होगा कि मतदाता सूची कितनी शुद्ध हुई। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ये एक साधारण प्रक्रिया है तो इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? साधारण प्रक्रिया है, जांच होगी, जो वोटर्स होंगे उनके नाम जोड़े जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थानांतरित हो चुके हैं, ट्रांसफर होकर बाहर जा चुके हैं या जो राज्य में नहीं रहते उनके नाम काट दिए जाएंगे। इतनी बड़ी बात क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। प्रभा बंदोनी भाजपा से हमारे साथ, हिंदूमान कांग्रेस से वीरेंद्र भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रभा जी, सीधा सवाल यही है कि ये तो साधारण प्रक्रिया है, अगर इसे कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, इसको लेकर इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, चाहे आपकी पार्टी के नेता हो या विपक्ष के? ये तो साधारण प्रक्रिया है। चलिए, बिहार में थोड़ी जल्दी में हुआ, बंगाल में थोड़ा जल्दी में हुआ, आपके पास तो फिलहाल चुनाव में अच्छा खासा समय है, पर्याप्त समय है, तो फिर इस बात को लेकर इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि जो SIR है ये बहुत जरूरी है, और चुनाव से पहले अगर ये हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि जो हमारी मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण किया जा सके। और शुद्धिकरण में ये है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो 18+ हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनका जो नाम है उस मतदाता सूची में उसे जोड़ा। और जो हम ये कहेंगे कि मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम सूची में नहीं होना चाहिए, कई बार कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में रहता है, वो वहां से स्थानांतरित हो जाता है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है और फिर भी उनका नाम उस मतदाता सूची में है, तो हमारा शुद्धिकरण का काम ये है कि उनका वहां से हटाया जाए, ताकि जब वोटिंग के समय आए तो जो कुपात्र हैं, मैं कहूंगी, जिनका इसमें नाम नहीं होना चाहिए, वो वोट उनके नाम पर हमने कई बार देखा है कि कई इस प्रकार से भी जब चुनाव होते हैं तो यही लोग कहते हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है, तो उसी को रोकने के लिए और जो हमारी मतदाता सूची और वो सही तरीके से बन पाए, उसी लिए ये SIR हो रहा है। और देखिए, जिस प्रकार से शुद्धिकरण के लिए इतनी बड़ी टीम चुनाव आयुक्त ने नियुक्त की है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, किस प्रकार लोगों के घर जाकर BLO वहां पर जा रहे हैं, उनके साथ जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय जनता हो, वो भी उनका पूरा सहयोग कर रही है, और उसमें चाहे वो सत्ताधारी दल हो, विपक्षी हो, उनके लोग भी साथ में हैं। तो मुझे लगता है ये तो केवल एक अफवाह फैलाने का काम कर रहा है विपक्ष, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया है जो पर हमेशा प्रभा जी, चुनाव से राजनीति पहले तो हो रही होती है ना। पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोग ऐसे थे जिनकी सुनी ही नहीं गई, नाम तो काट दिए गए, लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था थी ही नहीं। आपके मेरा मतलब चुनाव आयोग के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुन सके। नतीजा उनमें शायद ऐसे कितने ही लोग होंगे जो शायद पात्र होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वोट नहीं दे पाए। तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि देश के नागरिक होने के नाते उनका अधिकार है कि इस देश के हर एक नागरिक को, एक एक नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले और वो वंचित बिल्कुल ना हो? अभिषेक जी, हम यही चाहते हैं कि हर नागरिक का वोट देना हर नागरिक का अधिकार है, और उसके लिए अलग अलग फॉर्म है। अगर आपका जो 2003 से पहले जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए SIR की जो प्रक्रिया अब होगी, प्री SIR में अगर वो मैपिंग में छूट गए हैं, अब उनके लिए फॉर्म 8 है, उसको वो भर के उनका नाम उस मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, और जिनकी मैपिंग भी हो गई है उन सबको वो फॉर्म भरना है। उसके लिए प्रॉपर सबको बकायदा बार बार सूचना दी जा रही है, और कई तरह के ग्रुप जो बने हुए हैं उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि आप फॉर्म 8 भरिए और अपना नाम उसमें ऐड करवाइए। और उसके लिए BLO जो टीम है, चुनाव आयुक्त ने इतना अच्छा, मैं कहूंगी, मैनेजमेंट किया हुआ है, घर घर जाकर वो लोगों को जोड़ रही है। और एक बार प्रभा जी, अभी तो ये कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। घर के प्रत्येक प्रभा जी, अभी उसमें कार्य जोड़ा शुरू नहीं जाएगा। हुआ है, अभी थोड़ा समय है। आप बहुत जल्दीबाजी में है तारीफ करने में, अभी समय है, अभी देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। पर इंदु जी, जाहिर तौर पर देखिए, अगर वोटर्स का पुनरीक्षण नहीं होता है, उनका प्रॉपर एक तरह से देखा जाए तो डिटेल्स अगर प्रोवाइड नहीं होते, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इलेक्शन हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो लोग क्योंकि आप ही लोग फिर सवाल उठाते हैं कि फर्जी वोटर्स हैं, जो लोग पात्र मतदाता नहीं है वो वोट दे रहे हैं, या मल्टीपल वोटिंग सिंगल पर्सन से कराया जा रहा है। तो एक स्वायत्त संस्था इलेक्शन कमीशन जो है, अगर हर डेटा का पुनरीक्षण कर रही है, डिटेलिंग कर रही है, और जितने भी जो वोटर्स हैं उनका नाम जोड़ रही है, और जो लोग नहीं है पात्र वोटर उनको काट रही है, तो उसमें बुराई क्या है? जी अभिषेक जी, एक्चुअली जो SIR प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज वेरी गुड स्कीम। अगर उसको ऑनेस्टी से और पूरे डेडिकेशन से पात्र लोगों को रहे उसमें और जोड़े जाएं, जो अपात्र हैं उनके हटने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भी सही है कि काफी जो फर्जी वोटिंग है वो, लेकिन परेशानी देखिए कहाँ है। परेशानी ये है कि SIR के नाम पर जिस तरह से बिहार और बंगाल में हुआ उस तरह से यहाँ पर ना हो, ये चिंता कांग्रेस पार्टी की लगातार बनी हुई है। प्रोसेस देखिए 8 जून को ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो प्री मैपिंग हुई है, प्री मैपिंग में अराउंड 4 लाख पीपल मैच नहीं कर पाए। तो अब बड़ी छोटी बात नहीं है 4 लाख का ना मैच करना। सबसे बड़ी समस्या क्या समय भी तो हो गया, 23 साल हो गए 2003 के डेटा से। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। सबसे बड़ी समस्या देखिए कहां पर आ रही है कि 1952 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, तब से लगातार ये रिन्यू होता है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, BLOs भी अपने काम करते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। अगर ये राइट वे में चलती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या देखिए अभिषेक जी ये आ रही है कि अभी जो ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है
उसको जो मैपिंग की गई है उसकी की गई है 2003 से। सो अब उससे पहले आप देख लीजिए, मतलब बहुत कम गैप रहा है जब भी ये प्रक्रिया हुई है। अब ये 23 इयर्स का जो गैप हो गया है, तो 23 इयर्स में लोग काफी इधर उधर हो गए, तो बीच के उनको मैपिंग करने में और 23 से मैच करने में बहुत लोग जैसे इधर उधर चले गए, तो उतना कोऑर्डिनेशन करने में समस्या आ रही है। दूसरी बात, जब कोई नाम है, यदि मान लिया संजय सिंह नाम है और उसके आगे शर्मा लगा हुआ है, और वो शर्मा उसमें हट गया, तो संजय सिंह बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। ये समस्या जेन्युइनली आ रही है। और आज बाई चांस ये प्रक्रिया हमारी कॉलोनी में तो शुरू हुई है, तो वो फॉर्म्स देकर जा रहे हैं अभी तो। अब बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, वो आएंगे 3 बार। अब 3 बार में भी अगर नहीं होता है तो ये प्रक्रिया को थोड़ा समय चाहिए, एक्चुअली थोड़ा आराम से होनी चाहिए थी। दे आर डूइंग, वो अपना काम कर रहे हैं। बीएलओज हमेशा आते हैं, आंगनबाड़ी वाले और टीचर्स होते हैं उसके साथ में। हालांकि जो बीएलए 2 है पार्टीज के, कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनको कहा तो जा रहा है, पर कोऑर्डिनेशन देखिए इतना आसान नहीं होता है। मैंने उनसे पूछा भी था आज जो लोग आए थे, मेरे कहा मैडम कहाँ मिल पाते हैं पार्टी के लोग इस तरह से। उन्होंने बोला और सच्चाई भी है, कहा मतलब एरियाज में उनके साथ तो वो घूमेंगे नहीं, ठीक है उनसे कोऑर्डिनेशन वो कर सकते हैं। वो तो हम बिना जनरली भी, जैसे कोई अवेयर लोग, देखिए अवेयरनेस की कमी है, बहुत लोगों को पता नहीं है। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आप वोटिंग बोलिए, बहुत सारे लोगों के समझ में यही नहीं आ रहा कि एसआईआर क्या है। क्योंकि काफी लोग देखिए, अब हम सबको अपनी तरह नहीं सोच सकते हैं ना, जो आसपास के लोग हैं, श्रमिक हैं, मेड्स इतने सारे आते हैं यहाँ पे, उन्हीं के परिवार वाले, आसपास में गांव है वहां के लोग, तो उनको पहले बताना पड़ रहा है एसआईआर क्या है। अवेयरनेस की कमी है। सरकार को चाहिए कि थोड़ी और अवेयरनेस इसके बारे में करे, एसआईआर को बताएं कि इट्स कॉमन लाइक वोटिंग की, जो आपकी वो है वो उसको रिन्यू करा रहे थोड़ा इजी वे में। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप हर अभिषेक जी, जगह इसमें मैं एसआईआर एक पॉइंट एसआईआर ऐड बोल रहे करना हैं, उनको ना चाहूंगी। थोड़ी समस्या आ रही है उनके सामने एसआईआर बोलने में। ठीक है, वो कह जी रहे हैं कि अभिषेक जी, प्रभा जी, और वो अभी इंदु बहुत जी यही कह रहे हैं कि उन्हें जस्ट जस्ट हाफ अ सेकेंड, जस्ट जल्दी हाफ, से जी। अभी बहुत जल्दी है। देखिए 8 जून को प्रारंभ हुआ है, अभी कम से कम अगर हम 8 जुलाई को ये डिबेट करेंगे तो काफी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं और उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से। ठीक है, जी मैं लौटूंगा आपके पास जी प्रभा जी। अभिषेक जी, इंदु जी ने जो पॉइंट रखे मैं उस पर आऊंगा। काफी जी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं बीरेन जी के पास आ चुका। जी बीरेन जी, देखिए एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि देखिए हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, जिस तरह से ये पूरी कार्य प्रणाली आगे बढ़ रही है उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अविश्वास जताया है कि वहां पे जी जो प्रैक्टिकल समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर थोड़ा कह सकते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। वहां जो लोग काम करें, हालांकि ट्रेनिंग दी गई है वहां पे, जो टीचर्स होते हैं उनको, बीएलओज होती है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है। इस तरह से देखिए से जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसको लेकर वीरेन जी। जी जी तो रिपीट कर दीजिए सवाल। जी वीरेन जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि एक साधारण प्रक्रिया को लेकर इतनी खींचतान क्यों हो रही है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, सारे वोटर्स का सत्यापन किया जा रहा है और अच्छा खासा फिलहाल समय भी दिया गया। हाँ ठीक है, इतनी बड़ी आबादी निवास करती है, बहुत सारे लोग हैं, नामों को लेकर गफलत है, लेकिन कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही इतनी? कम से कम बिहार और बंगाल जैसी हालत नहीं, काफी सारा समय है इस वक्त उत्तराखंड के लिए। मैंने अभी दोनों वक्ताओं को सुना है, दोनों पार्टियों की चिंताओं को मैंने देखा है, और ये निर्वाचन आयोग के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, सेटिस्फाई करना होगा। अभी मैं थोड़ा एक उदाहरण देके बताता हूँ, क्योंकि जितनी बातें कही जा रही है, हालांकि विचार अच्छा है, अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होगा तो 23 साल हो चुके हैं, 2003 में हुआ था और अब भी जरूरत है, क्योंकि ये जो जैसे बात होती है कि फर्जी वोटिंग, फर्जी ये तो जो होता है नहीं होना चाहिए। और जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई नहीं होना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो मोहल्ले से किसी ने कहा था कि भाई कल आप वहां पे आ जाना अपने आधार कार्ड लेके, एसआईआर का वो होना है। इसकी तरफ से आया था, बीएलओ की तरफ से। तो मैं डीएम साहब को भी लगाने वाला था फोन कि भाई आपने घर घर जाने के लिए कहा है और आप मोहल्ले में ये क्या करवा रहे हैं आप? 45 डिग्री के टेम्परेचर में कौन लाइन में खड़ा होगा? व्यवस्था तो आपको बनानी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि अधिकारियों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ना हो। और जहां तक बात है कि अगर मैं बिहार का, तो मुझे लग रहा है कि कोर्ट से भी कोई डिसीजन आया है कि नहीं, इसको मान लिया गया है। बंगाल में ये बातें आई थी। तो अगर हमेशा कोई नई चीज हो, नई भी क्या है कि भाई अगर जमीनों के मामले होते हैं वहां पे भी बंदोबस्त होता है, कानून नए बंदोबस्त होता है, जमीनों के भी वो होते हैं, जनगणना का भी होता है, वो ये चीजें हमेशा होती है। अगर ये भी अपडेट होता है
और एक अच्छी प्रक्रिया से होता है, निष्पक्ष तरीके से होता है, तो ये कोई बुरा वो तो नहीं है। एक बात हमेशा आती है कि भाई यहाँ से लोग, प्रवासी लोग हैं, वो यहाँ वोटिंग करने आ जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, दो जगह एक उसमें। अभी एक बात मैं सुन रहा था, मैपिंग एक दूसरी कंडीशन है कि दो जगह जो लोग हैं, अब वोटर कार्ड अगर यहाँ पर भी है, उसके गांव में भी है, तो उसको ही तो मैच करना पड़ेगा। और अगर उसको मैच करना है तो भाई उसमें तो पुश्ते देखनी पड़े, दादाजी है, नानी है, कहाँ से लिंक तो करना ही पड़ेगा। तो लिंक करने का प्रोसीजर लंबा है, समय भी है अभी, और दावे, उसमें दावा भी है, उसमें आपत्तियां भी होंगी, उसमें ये सारी चीजें होंगी। तो मेरा ये कहना है, समझना है, मानना है कि अगर इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक चुनौती है कि हर घर में और साफ और सटीक तरीके से अगर आप अपडेट कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो आपको सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं होगा कि इसमें ये है। और दोनों ही दलों की तरफ से भी ये चिंताएं जताई जा रही है, चाह वो भी रहे हैं तो गड़बड़ ना हो, मेरा ये कहना है। वीरेंद्र जी, लेकिन एक चीज जो देखने को मिलती है, ये बड़ी विचित्र है। अगर आप मान लीजिए कि आप उत्तराखंड के वोटर हैं, आप एक महिला हैं, आप दिल्ली में जाते हैं, आपकी वहां शादी हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो जाहिर तौर पर पति का नाम जुड़ जाएगा, फिर आप दिल्ली से वोट दे रहे होंगे। लेकिन चुनाव आयोग ये चाहता है कि आप खुद आए उत्तराखंड और अपना नाम कटवाए। एक तो पहले आप कतार में लगी अपना नाम जुड़वाने के लिए, फिर आप चाहते हैं कि आप दिल्ली से वो व्यक्ति आए, उत्तराखंड में अपना नाम कटवाए, फिर दिल्ली में जाकर जुड़वाए। कोई ऐसा डिफॉल्ट सिस्टम नहीं हो सकता कि हम दिल्ली में अपना नाम जुड़वा रहे हैं, अगर तो अपने आप उत्तराखंड से हट जाए। आखिर मैपिंग का फिर मतलब क्या है? बहुत इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। लोग वैसे ही नाम जुड़वाने के लिए परेशान होते हैं, वैसे ही पलायन कर रहे होते हैं, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि 800,000 रुपए ट्रेन का खर्च करके वापस आएंगे अपना नाम कटवाने के लिए, वोटिंग देने के लिए। उससे अच्छा वो सोचेंगे चलो वोट ही ना दो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो पीसी हुई थी, उसमें भी उन्होंने एक को कहा था, या फॉर्म 8 है या 12 है, जो भी है, एक फॉर्म है उसका, और उसको भरना पड़ेगा या तो कटवाने के लिए या जोड़ने के लिए। दो जगह नाम नहीं रह पाएगा, एक ही जगह होगा। अब कहाँ जुड़ेगा उसके लिए अगर उनको अगर यहाँ पहाड़ अपना दूसरी जगह करना है तो उसको वो करना पड़ेगा, उनको फॉर्म भर के देना पड़ेगा, और वहां का बीएलए उसको वहां वो कर देगा, यहाँ से कट जाएगा, सिस्टम में ये आएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि उसको फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और अभी लगातार समीक्षा होती जा रही है, ये बात तो सही है। नहीं, पर अभी वीरेंद्र जी, आपने तो ये बात कही कि गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में कौन जाके वहां लाइन में खड़ा होगा अपना आधार कार्ड लेके। हाँ, मैंने कहा ना, ये प्रशासनिक तौर पे अधिकारियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे, अब ये नहीं हो सकता। मैं इस बात को लेकर एश्योर रहूं कि सारे बीएलओ इस बात को कर रहे हैं, सारा इस काम को कर रहे हैं, मैं इस बात को नहीं कह सकता। हो सकता है कि प्रशासनिक तौर पे कि माना कोई आदेश हुआ, उसने सोचा कि सबको एक सामने बुला ले, वो कर ले, तो ये समस्या ना हो, उनको सहूलियत तो देनी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या है कि नाम, फिर हर आदमी सोचेगा छोड़ो क्या वोट देना है। एक बड़ी समस्या जिस पे गौर करना होगा प्रभा जी, इसमें मैं जरूर आपका जवाब चाहूंगा। जाहिर तौर पर देखिए 23 साल हो चुके हैं, आबादी बहुत बढ़ चुकी है उत्तराखंड की। तो जो आबादी पहले मान लीजिए लाख में थी, वो शायद दोगुनी हो गई हो, और वहां पर आप चंद बीएलओस के हाथ में आप इतना बड़ा पर्चा थमा देते हैं कि वो जाके हर एक को स्क्रूटनाइज करे, कौन कहाँ पे किस पते पर वो जाके देखे। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत अतिरिक्त भार डाल दिया गया है? मानते हैं कि प्रक्रिया सरकार की नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमीशन की है, चुनाव आयोग की है, लेकिन जाहिर तौर पर एक व्यवहारिक समस्या में दिखाई देती है कि एक व्यक्ति कहां तक जाएगा, कितना सत्यापन करेगा, किस मकान में कितने लोग रहते हैं, वो उस मकान में वो व्यक्ति रहता भी है कि नहीं, या वो मकान बेच के चला गया है, और जिस मकान की बात हो रही है वो किराए पर है कि वो खुद का है। ऐसी तमाम प्रैक्टिकल समस्याओं से जूझ रहे लोग। इससे अच्छा भी ये ना बोलते भाई साहब आप खुद ही आ जाइए और अपना सत्यापन करा लीजिए। देखिए अभिषेक जी, मैंने अभी जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको सुना। देखिए अभिषेक जी, इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है कि ये इस चीज पे भी निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी है, जहाँ पे एसआईआर हो रहा है वो एरिया कौन सा है। अगर मैं अभी ये कह रही थी कि लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन मैं अगर आपको अपने एरिया की बात बताऊं, मैंने आज लोगों को यही बताया कि भाई अब बीएलओ आ रहे हैं, कई जगह वो चले गए, तो कई लोगों ने मुझसे तो ये रिक्वेस्ट करी कि अब वो घर घर आएंगे, कई लोग जॉब वाले हैं, तो क्यों ना आप संडे का दिन रख के उनको कहीं पर जो कम्युनिटी सेंटर हमारे जैसे सोसाइटी में है, मंदिर है, बड़े बड़े, आप वहां पर उनको बिठा दीजिए, हम लोग वहां पर आ जाएंगे अपने आप ही देने के लिए। वो ये दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, उनको तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी चाहिए
और वैसे तो देखिए अलग अलग माध्यमों से लोगों को बताया भी जा रहा है कि एसआईआर हो गया है, आप अपनी फोटोग्राफ रखिए। लोग उसके लिए तैयार है क्योंकि हर कोई चाहता है वोट देना, और लोग पूछ भी रहे हैं। तो एक जो जागरूकता है वो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार से लोगों को भी अवेयर करें, और जो हमारा एरिया है वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि वो घर में आएंगे, इतने परिवार के 3-4 सदस्य हैं, वो बैठेंगे, समय लगता है, तो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि आप एक जगह उनका कैंप लगवा दीजिए, हम सब लोग वहां पर आने को तैयार है। तो अब मैंने बताया ये जगह की बात है कि जहां आप रह रहे हो वहां पे जगह कितनी है, क्या वहां ये चीजें पॉसिबल है। अब दूसरी बात देखिए अभिषेक जी, जो टीम गठित की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जो भी मैं कहूँ, उन्होंने बीएलओ नियुक्त किए, वो 2-2 है और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि 4-5 लोगों की एक टीम है जो एक एरिया को कवर कर रही है। स्टाफ की कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं, हमारा क्षेत्र है, हम देख रहे हैं, उन्होंने हमें कॉल किए हैं। तो कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जो तो बिल्कुल उस टीम के साथ चल रहे हैं, वो हमें भी पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है शायद ही कोई उनको मना कर रहा है सहयोग करने से। और हर जगह के लिए एक एरिया डिवाइडेड है कि इतने एरिया में ये लोग रहेंगे। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और बाकी मैंने ये बताया है कि जो एरिया जैसा है वहां के हिसाब से जो जनप्रतिनिधि है निश्चित तौर पर उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि चुनाव में उन पार्टियों को भी भागीदार बनना है, तो वो लोगों को अवेयर भी करें। लेकिन इंदु जी, यही बात है कि देखिए आप सवाल उठा देते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ विशेष समुदाय और वर्ग के नाम काटने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन प्रभा जी तो वही कह रही कि देखिए आपके पास भी आपके बीएलएस हैं, आप जाइए क्षेत्र के लोगों को जागरूक कीजिए, वो अपना नाम जोड़े, उसमें समस्या क्या है? जी अभिषेक जी, ऐसा है कि जब बंगाल में इलेक्शन हुए और बिहार में हुए, तो सभी के सामने नेशनल चैनल्स पे जो दिखाया गया, उसमें जो समस्याएं आई थी, हम चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी देखिए डर जाता है उन समस्याओं को देख के, क्योंकि वहां पे काफी एक लेडी के नाम के सामने दूसरे हस्बैंड का नाम है, मतलब दूसरा नाम है पति का, और सेम लेडी के सामने दूसरा नाम है। तो ऐसी बहुत सारे कंफ्यूजन्स आए थे। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे प्लीज बीच में एक लाइन इसमें जरूर बोलना चाहूंगी। वो मैनुअल एरर्स की बात कर रही है जी। आप पश्चिम बंगाल को उत्तराखंड के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि ममता की जो पिछले 15 सालों से वहां पर सरकार थी, हम सबने देखा है किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर थे, सारे रोहिंग्या वहां पर बसा रखे थे, उन्हीं के दम पर वो वहां पर चुनाव जीतती थी, और सारे के सारे अवैध रूप से वो लोग वहां पर रह रहे थे। रोहिंग्या तो दिल्ली में भी रह रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति से रह रहे थे। घुसपैठियों को हमें बाहर निकालना है, और इस प्रकार की परिस्थितियां उत्तराखंड में नहीं है जो कि हमने पश्चिम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है नागरिकता तय करना, सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है। इलेक्शन कमीशन का काम जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पर खैर बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी, इंदु जी, अब समय इजाजत ही देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, समय तय कर दिया गया है। हमारी भी जनता से अपील है कि आप अपने जो बीएलओ हैं क्षेत्र के, उनसे संपर्क कीजिए, अपना नाम अवश्य जुड़वाएं, अगर कुछ त्रुटियां हैं उनका भी सुधार करवाएं, जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो उपलब्ध कराएं, और जो प्रक्रिया है वो आम तौर पर और साधारण तरीके से संपन्न हो जाए, तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।